जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक वैली सर में। हमने जो है कल से स्टार्ट किया है जो हमारा अभी जो यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर का पेपर नज़दीक है, उसके लिए हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे और मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया भी था। ठीक है, तो आज उसी ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस का हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं जो हिंदी का है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका, इसका पहला ही सवाल है आपका कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक अपठित गद्यांश है आपका सवाल है। पहले आप इसे गद्यांश को पढ़ लीजिए। क्या है कि इस संसार में धन ही नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसा काम किए थे जिसकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्य तत्व का परिचय दिया है। तो देख लीजिए आपका क्या था, गद्यांश था। आप देख लीजिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका पहला कि गद्यांश का अपठित शीर्षक होगा। आपको बताना है इसमें कि गद्यांश का अपठित शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन ए है धन की लोलुपता, ऑप्शन बी है धन की महत्ता, ऑप्शन सी धन की मनुष्यता और ऑप्शन डी है धन का मनुष्यता का महत्व। सॉरी, तो इसमें से आपको बताना कि पहले का कौन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए जो इसका शीर्षक है, इसमें जो बात की गई है धन की और किसकी बात की गई है, मनुष्यता की बात की गई है कि कुछ लोगों ने धन कमाया और कुछ लोगों ने मनुष्यता कमाई। तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठेगा। अब देख लीजिए जो आपका दूसरा सवाल है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य ही पूजे जाते हैं, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। यहाँ से आपको बताना है दूसरे सवाल का। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने भी पढ़ा था, ये हैगा। ठीक है, मनुष्य तत्व को मतलब क्या परिचय दिया है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए तीसरा सवाल है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, धन कमाने वाला, ठीक है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से आपको बताना है सवाल नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है इस गद्यांश में जो हमारे में दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 4 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है जो चौथा सवाल है उसका आंसर। तो देख लीजिए क्या है, किन्नर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से अहिंसा हुई। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस सवाल का। अब देख लीजिए जो आपका अगला 5वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 5वां आपका कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। आपको बताना वो क्या होगा, निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्हृदय। आपको बताना है 5वें सवाल का आंसर जल्दी से। तो देख लीजिए क्या है कि जिसके अंदर ममता नहीं होती वो क्या होता है, निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। आप बताओगे कि स्त्रीलिंग में कौन यहाँ पर प्रयुक्त होता है, छठे सवाल में बताना है। ठीक है, बसंत ऋतु आ गई, पंडित आ गए, हंस आ गया, आचार्य आ गए, तो क्या है, वर्षा ऋतु। ठीक है, ऋतु आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। तो 7वां सवाल है आपका कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना ऑप्शन ए है ब्याल, ऑप्शन बी गरुण, ऑप्शन सी सर्प और ऑप्शन डी पन्नग।
ठीक है, तो यहाँ से आपको 7वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, भुजंग का पर्यायवाची देख लीजिए, ब्याल भी है, सर्प भी है, पन्नग भी है, मगर गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उसने नहीं वाला ही पूछा था। अब देख लीजिए जो 8वां सवाल है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। यहाँ से आपको बताना है, ऑप्शन ए है नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र, और ऑप्शन डी है आपका छोटा और नीला। तो 8वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या है, बूझा है विशेष्य। ठीक है, तो विशेष्य क्या देख लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पे घर है, यहाँ पे आदमी है, और यहाँ पे क्या है, वस्त्र। तो ये तीनों चीज़ें किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो चुका, आप बताओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देख लीजिए जो 9 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 9 नंबर का आपका कि वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो 90 सवाल का आंसर दीजिए। तो देख लीजिए वाच्य कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं, क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब देख लीजिए जो 10वां सवाल है आपका, निम्न में से भाववाच्य बताइए। यहाँ से आपको भाववाच्य बताने, भाववाच्य मतलब जिन्हें हम मतलब हमारे भाव, ठीक है, जिन्हें हम मान लीजिए व्यक्त नहीं कर सकते या किसी के सामने थाली में रख के पेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें से बताना आपको, ऑप्शन ए है तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का आंसर जल्दी से बताइए यहाँ से क्या है। तो देख लीजिए क्या है, ये भाववाच्य बताना आपको कि कौन सा यहाँ पर अपना भाव दर्शा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब चला जाए। ठीक है, तो ये भाववाच्य है, क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य है। 11वां सवाल जो है वो है समुच्चय बोधक को कहते हैं। अब बताओगे समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं, अविकारी कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो 11वें सवाल का आंसर दीजिए। तो देख लीजिए जो आपके समुच्चय बोधक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है कि हिंदी में वचन होते हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 12वें सवाल का आंसर दीजिए आप कि हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं आप बताओगे, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, 2 वचन होते हैं, संस्कृत में जाने के बाद 3 हो जाते हैं, एक वचन, ठीक है, और द्विवचन और क्या, बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में 3 हो जाते हैं, मगर बात है हिंदी में बोली गई है, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं आप बताओगे, सिर्फ 2 ही वचन होते हैं। अब देख लीजिए जो 13 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि निम्नलिखित में से सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। 13वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो देख लीजिए दो जो किसका सम्मात्रिक की बात चली, तो यहाँ पे कौन है सम्मात्रिक, हमारा चौपाई है। कौन है आप बताओगे, सम्मात्रिक छंद यहाँ से क्या है हमारा, चौपाई छंद सम्मात्रिक छंद है। तो 13वें सवाल का क्या आंसर आ चुका है आप बताओगे, सी आ चुका है। अब 14 नंबर का सवाल है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वीणा, वीणा पाणी, कमला या शारदा। तो आप बताना है इसमें से 14वें सवाल का आंसर जल्दी से कि कौन नहीं है। तो देख लीजिए वाणी, वाणी भी सरस्वती का है, वीणा पाणी तो सरस्वती का है, ठीक है, इनका उपनाम है वीणा पाणी, शारदा भी सरस्वती का है, मगर कमला जो है सरस्वती का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो आ चुका है आपका क्या आ चुका है आप बताओगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 15 नंबर का सवाल है इक्षु का तद्भव रूप है, इक्षु, गन्ना, ईख, ईख या इक्षु। देख लीजिए इक्षु क्या है, एक आपका तत्सम शब्द है, और इसका जब आप इसका बिगाड़ का रूप लिखोगे मतलब तो क्या होता, वो तद्भव होता। तो 15वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए इक्षु किसे कहते हैं, हम ईख को कहते हैं। ठीक है, ईख को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 16 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 16वां आपका, रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या शंकर। तो देख लीजिए रेलगाड़ी जो है 2 अन्य भाषाओं के मेल से बना हुआ है, रेल और गाड़ी, इसे अलग अलग करेंगे तो रेल और गाड़ी। रेल क्या आपका इंग्लिश शब्द है और गाड़ी क्या है आपका हिंदी शब्द। दोनों से मिलकर जो बना है, तो 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आप बताओगे, संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 17 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने है। 17 सवाल है, थोक का पर्यायवाची है परचून, ठाक, थोया या क्या है वो पर्यायिक। ठीक है, तो आपको बताना है 17वें सवाल का आंसर जल्दी से क्या है। तो आप बताओगे 17वें सवाल का आंसर है हमारा पर्यायिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 18वां सवाल है आपका कि भिक्षु, भिक्षु, विभू, विभू है, विभू का पर्यायवाची है। आपको विभू का पर्यायवाची यहाँ से बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए है आपका सर्वव्यापक नित्य, ब्रह्म को आत्मा, ऑप्शन सी है महान ईश्वर, ऑप्शन डी है चिरस्थायी एवं दृढ़।
ये बताना है आपको 18वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए 18वें सवाल का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है, सर्वव्यापक नित्य। ठीक है। अब 19वां सवाल है कि व्यास का विलोम शब्द है व्यास, समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। आपको बताना है 19वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए क्या है, व्यास का होता है, जो हम विलोम शब्द निकालेंगे तो क्या होता है, व्यास का समास होता है। 20वां सवाल है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है झगड़ा करना, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूस करना या नारदगिरी करना। तो यहाँ से आपको 20वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 21 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 21वां आपका के अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है तो वो आगे लगता है और प्रत्यय जो लगता है किसी भी शब्द के वो बाद में लगता है। तो यहाँ से आपको बताना है क्या है इसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी ता। ठीक है। तो यहाँ से आपको उपसर्ग बताना है इसका 21वें सवाल का। तो देख लीजिए यहाँ से आप अगर इसे तोड़ेंगे तो आप क्या कहोगे, अधि प्लस मानता, तो टूट के क्या है अधि। तो अधि क्या है आपका सबसे शुरू में लग रहा है, तो यही क्या होगा आपका उपसर्ग होगा। अब देख लीजिए जो 22वां सवाल है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाध्यापक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो ये जो है देख लीजिए ये जो हमने रेखांकित शब्द है इसमें जो उपसर्ग लगा है हमारा वो किस कोटि का है आपको बताना है। तत्सम उपसर्ग है, तद्भव मतलब उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है या देशज उपसर्ग है। तो 22वें सवाल का आप आंसर बताएंगे। तो देख लीजिए ये क्या है आपका उप जो होता है हमारा तत्सम शब्द होता है। तो आप बताओगे कैसा उपसर्ग है हमारा, तत्सम उपसर्ग है। अब देख लीजिए क्या है 23वां सवाल, प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, पदांश होता है, पद्यांश होता है या वाक्यांश होता है। यहाँ से आपको 23वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए क्या होता है, जो प्रत्यय होता है मैंने अभी आपको बताया, शब्दांश होता है मतलब एक किसी भी शब्द का पिछला भाग जो होता है हमारा प्रत्यय होता है और अगला भाग जो होता है तो आप बताओगे क्या होता है, वो आपका उपसर्ग होता है। ठीक है। तो 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ से आपको बताना है अपेक्षा, उपेक्षा, अग्र, अनुज, उब्रत, अवगत, आदान प्रदान। तो यहाँ से आपको बताना है, देख लीजिए 24वें सवाल का आंसर क्या आएगा आपके का। तो देख लीजिए अपेक्षा उपेक्षा बिल्कुल ठीक है, अग्र अनुज भी ठीक है, आदान प्रदान भी ठीक है। तो बचा कौन आपका, आप बताओगे उब्रत अवगत। ठीक है। ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। अब देख लीजिए जो 25 नंबर का सवाल है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो 25वें सवाल का आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो देख लीजिए प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 26वां सवाल है आपका, सवाल है पन ही शब्द का तत्सम रूप है। मतलब पन ही जो है ये तद्भव है तो इसका तत्सम रूप बनाना है। ऑप्शन ए तांबूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पर्ण ही, ऑप्शन डी उपानह। ठीक है। तो यहाँ से 26वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो आप बताओगे जो आपका पनही है इसका जो हमारा तत्सम रूप होगा वो होगा आपका उपानह। क्या होगा, उपानह होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 27 नंबर का सवाल है आपका कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आपको उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, पहले ऊ है। ठीक है। ऊ तो अपने आप में स्वर है बिल्कुल ठीक है, प्लस ड आधा। ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, यह बनेगा। ठीक, ये भी सही है। प्लस आ बन जाएगा न ए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका बन के आएगा। अब देख लीजिए जो आपका 28वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 28वां आपका कि सरयू उर्मी में संधि है। तो देख लीजिए क्या है, सरयू प्लस उर्मी। ठीक है। सरयू प्लस उर्मी, तो ऊ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बड़े ऊ का। ठीक है। और जहाँ बड़े ऊ का निर्माण होता है वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है, आप बताओगे दीर्घ स्वर संधि होती है। सरयू प्लस उर्मी दोनों साइड मतलब स्वर हैं तो स्वर संधि तो होगी। अब जब दो छोटे छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं तो क्या बनेगा, आप बताओगे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। तो यहाँ से कौन सी संधि हो चुकी है आपकी, आप बताओगे दीर्घ संधि हो चुकी है। अगला 29वां सवाल है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, भाग से, भास से,
बाघ से या बद से। 29वें सवाल का आंसर दीजिए। तो देख लीजिए क्या है कि जो हमारी भाषा बनी हुई है ये किससे बनी है, आप बताओगे भाष शब्द से बनी हुई है। ठीक है, भाष धातु कह दो आप इसे। ठीक है, अब देख लीजिए जो 30 नंबर का सवाल है धातु ऊष्मा। ठीक है, धातु प्लस ऊष्मा, यहाँ भी देख लीजिए दो ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। और जहाँ पे बड़े ऊ का निर्माण हो जाए, और ध्यान रखना जब आप संधि विच्छेद करो तो प्लस के साइन के दोनों साइड अगर स्वर स्वर हैं तो स्वर संधि होगी। और देख लीजिए यहाँ तो बड़ा ऊ बन गया, तो बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में बनेगा, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा वो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 30 नंबर के सवाल का दीर्घ संधि बनेगी यहाँ पे आपकी। अब देख लीजिए जो 31वां सवाल है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है 31 नंबर का आंसर। तो देख लीजिए विशेषण और विशेष्य के योग से जब हम बनाते हैं तो मतलब क्या है, एक तो आपकी संज्ञा होगी, ठीक है, विशेष्य आपका संज्ञा होगा और विशेषण क्या होगा उसके बारे में बताने वाला। तो तब क्या बनता है आप बताओगे, तब बनता है आपका कर्मधारय समास बनता है। अब देख लीजिए जो 32 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 32वां, सवाल है आपका 32वां। चलिए सवाल है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो 32वें सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, आप बताओगे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप बताओगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। 33 नंबर का सवाल है उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। आपको 33वें सवाल का आंसर बताना है यहाँ से। तो देख लीजिए अभी प्रत्यय भी आया था, वो भी शब्दांश होता है, और उपसर्ग भी क्या होता है आपका शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या लगता है आपका, शुरू में लगता है किसी भी शब्द के, और जो प्रत्यय लगता है वो बाद में लगता है। अब देख लीजिए जो 34 नंबर का सवाल है आपका कि लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने से, भाषा लिखने में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में। आपको बताना है 34वें सवाल का आंसर। तो यहाँ से आप बताओगे कि लिपि जो होती है, जैसे अगर हम अपनी हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो कौन सी लिपि है, देवनागरी। तो ये लिपि जो करती है हमें जो हेल्प करती है, सहायता करती है, वो किस में करती है आप बताओगे, भाषा लिखने में ये हमारी मदद करती है, क्योंकि पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, इसी तरीके से ये सिर्फ लिखने में हमारा जो है काम करती है, कौन, लिपि। अब देख लीजिए आप जो 35 नंबर का सवाल है, खड़ी बोली निकली है, मतलब खड़ी बोली कहाँ से आई है, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से। आपको बताना है कि खड़ी बोली कहाँ से निकली है, 35वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो खड़ी बोली है, ठीक है, वो कहाँ से निकली, तो आप बताओगे पश्चिमी हिंदी से निकली है। किससे निकली है आप बताओगे, पश्चिमी हिंदी से निकली है। अब देख लीजिए जो इस का मतलब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कुल की बात कर ली, यहाँ से बात किसी कर ली, कुल वर्ण लिपियां मतलब टोटल वर्ण कितने हैं अब वर्तमान में। तो भाई अब तो आप बताओगे कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। तो देख लीजिए ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ से आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।